अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक इज रेस्पिरेटरी चेन। हमने लास्ट लेक्चर में सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स में ह्यूमंस में रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मींस के हाई मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और उनसे हम एनर्जी लेते हैं। वो हाई मॉलिक्यूल स्टार्च, ग्लूकोज, प्रोटीन्स कुछ भी हो सकती हैं। अब रेस्पिरेटरी चेन में सेलुलर रेस्पिरेशन में मेन 4 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप था ग्लाइकोलिसिस, जिसमें क्या हो रहा था कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा था। ये हमारे पास साइटोसोल में ही हो रहा था और इसमें भी एनर्जी रिलीज़ होती है। ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं था। सेकंड स्टेप जो था उसमें पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही थी और इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक NADH का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा था। और थर्ड स्टेप जो था वो क्रेब्स साइकिल का था, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और क्रेब्स साइकिल में भी ATP प्रोड्यूस हो रही थी, NADH और FADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। सारे ही एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब 4th स्टेप जो है वो डेट इज़ रेस्पिरेटरी चेन। पीछे क्रेब्स साइकिल तक हमने क्या किया, ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए। अब यहाँ पे 4th स्टेप जो है रेस्पिरेटरी चेन वाला, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स में हो रहा होता है। ये एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्शन है जैसे फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जो रिएक्शन हो रहा था फॉस्फोराइलेशन में, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन वाले प्रोसेस में। डिफरेंस इज डैट कि वो फोटोसिंथेसिस में हो रहा था और ये हमारे पास रेस्पिरेशन में हो रहा है। और इसमें क्या था कि ये जो रेस्पिरेटरी चेन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पे है और वो जो फोटोसिंथेसिस वाली चेन थी वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे थी। और इसके अलावा वहाँ पे जो एक गैलिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट थे, वो भी डिफरेंट थे। इस चेन में कोई और होंगे, वहाँ पे कोई और थे। तो इसमें अब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे ये रिएक्शन हो रहा होता है। ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शन है, मीन के किसी एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही होगी, किसी दूसरे की रिडक्शन हो रही होगी। और सब्सटेंसेस जो इस रेस्पिरेटरी चेन में हमें चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कोएंजाइम Q चाहिए। उसके बाद सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम जिसमें B, C, A एंड A3 आते हैं। एंड थर्ड वन इज़ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनमें से सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके अंदर प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करने की अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। रिमेंबर दिस। लेट्स स्टार्ट द रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन का सबसे पहला स्टेप क्या है कि NADH के मॉलिक्यूल जो क्रेब्स साइकिल में बने थे उसकी ऑक्सीडेशन होनी है। मींस कि उसने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अब वो ऑक्सीडाइज होगा कैसे, कोएंजाइम Q जो रेस्पिरेटरी चेन का सबसे पहला सब्सटेंस है, इसने क्या करना है कि ये NADH के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करवानी है। मीन कि इसने खुद रिड्यूस होना है, उससे हाइड्रोजन कैप्चर करने हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ये क्या करेगा, NADH को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद उसके प्रोटॉन्स ले लेगा। अब क्या होगा, इस स्टेप के अंदर एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से हम ATP की सिंथेसिस करवाते हैं। पहला स्टेप, ATP की सिंथेसिस के लिए हमारे पास मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हो रहा है, तो वहाँ पे ADP और फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में दोनों प्रेजेंट हैं। बस हमें एनर्जी चाहिए इन दोनों के बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जब फॉस्फेट ADP के साथ बॉन्ड बनाता है तो जो बॉन्ड बनेगा ना उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जब NADH की ऑक्सीडेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को रिलीज करके ADP क्या करेगा, फॉस्फेट बॉन्ड के साथ बाइंड करेगा और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो कोएंजाइम Q था, इसने अब कोएंजाइम Q ने NADH को ऑक्सीडाइज किया था। अब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा साइटोक्रोम B के थ्रू एंड ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम C। मीन्स के कोएंजाइम Q ने पहले NADH को ऑक्सीडाइज किया और उससे हाइड्रोजन्स लिए। अब जो कोएंजाइम Q ने हाइड्रोजन रिसीव किए थे वो हाइड्रोजन साइटोक्रोम B ले लेगा कोएंजाइम Q से, फिर साइटोक्रोम B से वो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो जाएंगे साइटोक्रोम C के पास। इन्होंने हर एक ने, नेक्स्ट वन ने क्या करना है, पीछे वाले को ऑक्सीडाइज करना है और खुद रिड्यूस हो जाना है, सिंपली हाइड्रोजन रिसीव कर लेने हैं। अब इस स्टेप में भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसको भी ATP फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। पहला ATP फर्स्ट स्टेप में बना था तो दूसरा ATP यहाँ पे बन रहा है। अब ये जो ATP है ये सेम उसी प्रोसेस से बन रहा है कि ADP प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है, जस्ट हमें एनर्जी चाहिए थी उनके बॉन्ड के लिए। तो जब ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम C साइटोक्रोम B को तो एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो साइटोक्रोम C है, अब साइटोक्रोम C ने नेक्स्ट ऑक्सीडाइज होना है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम A3।
मीन सिंपली क्या हो रहा है कि नेक्स्ट वन जो पहले वाला है प्रीवियस वन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और ख़ुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब ये जो CH3 है अब इसने फर्दर ऑक्सीडाइज होना है। CH3 को ऑक्सीडाइज कौन करेगा, ऑक्सीजन एटम, दैट इज़ द लास्ट एटम प्रेजेंट ऑन द रेस्पिरेटरी चेन। ऑक्सीजन जो एटम है वो हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मींस के इसके अंदर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा कैपेसिटी है। अब इसने क्या करना है, साइटोक्रोम A3 को इसने ऑक्सीडाइज करना है और दूसरे हाइड्रोजन उससे रिसीव कर लेने हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं। रिमेंबर दैट NADH जिस टाइम रिड्यूस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज़ कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से या रेस्पिरेटरी चेन से मूव डाउन कर रहे हैं, जिनकी वजह से एनर्जी रिलीज़ हो रही है और उस एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है ATP की फॉर्मेशन के लिए। अब ऑक्सीजन एटम ने जब CH3 को ऑक्सीडाइज करना है या खुद रिड्यूस होना है तो ये इसमें भी हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वाटर का मॉलिक्यूल भी, यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो एक तीसरा ATP का मॉलिक्यूल बनेगा, मीन्स के दैट इज़ द थर्ड एटम ऑफ ATP, मॉलिक्यूल ऑफ ATP दैट इज़ फॉर्म्ड इन रेस्पिरेटरी चेन। लेट्स सी द रेस्पिरेटरी चेन। सबसे पहला स्टेप क्या है कि क्रेब्स साइकिल में NADH बना था, अब उस NADH की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और वो क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। अब ये इसकी ऑक्सीडेशन करवाई किसने है, कोएंजाइम Q ने, जिसने खुद इसने वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, तो इसकी खुद की क्या हुई है, रिडक्शन, और इसने NADH की क्या करवाई, ऑक्सीडेशन। इसी स्टेप में एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी से क्या हुआ, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिले और क्या बन गई, ATP। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। अब एट द सेम टाइम FADH2 मॉलिक्यूल जो क्रेब्स साइकिल में बन रहा था उससे भी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिसीव प्रोवाइड करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये क्रेब्स साइकिल में बने थे, इनको यहाँ पे यूटिलाइज किया जा रहा है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कोएंजाइम Q ने NADH को ऑक्सीडाइज किया था, अब साइटोक्रोम B क्या करेगा, कोएंजाइम Q को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अब साइटोक्रोम B को साइटोक्रोम C ने ऑक्सीडाइज करना है और इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में अगेन एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा, ADP को फॉस्फेट के साथ मिला के ATP बना ली जाएगी। साइटोक्रोम C फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है साइटोक्रोम A के थ्रू और साइटोक्रोम A फर्दर ऑक्सीडाइज होगा साइटोक्रोम साइटोक्रोम A3 के थ्रू। इस सारे स्टेप में हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव डाउन करते जा रहे हैं साथ साथ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बने थे वो मूव डाउन कर रहे हैं और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी से ATP बन रही है। फाइनली जो साइटोक्रोम A3 है उससे इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो जाएंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास। अब प्रोटॉन्स भी थे, 2 प्रोटॉन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर वाटर बना देंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिसीव हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी का क्या किया जाएगा कि ATP और फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, जिसके लिए एनर्जी चाहिए थी वो यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज करेंगे और ATP बना लेंगे। दैट वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसका लास्ट स्टेप रेस्पिरेटरी चेन था। बाकी जो 3 स्टेप्स हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। होप सो कि आपको सेलुलर रेस्पिरेशन वाला पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन क्या था, ATP की सिंथेसिस सिंपली, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन। जब हमने फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे हमने फॉस्फोराइलेशन पढ़ी थी, फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसका मतलब था लाइट के प्रेजेंस में ATP की फॉर्मेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP की फॉर्मेशन। तो इसकी डिफाइन भी यही होगी, ATP फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही थी वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे हो रही थी, लेकिन वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ही हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे ही हो रही है ये, लेकिन ये रेस्पिरेटरी चेन है, उस चेन से डिफरेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, इसके अंदर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीविंग मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिफरेंट है। और उसके बाद इसकी अगर इक्वेशन जनरल देखें तो हमारे पास एक NADH का मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, एक हाइड्रोजन, 3 ADP के मॉलिक्यूल्स, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 1 ऑक्सीजन एटम। और फाइनली हमारे पास बन क्या रहा है, एक NAD, एक वाटर मॉलिक्यूल और 3 ATP। इसमें ये जो हमने फाइनली बनाना क्या था, ATP के मॉलिक्यूल्स। ATP एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपने बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करवाते हैं। ओके, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, तो मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है जो कि केमियोस्मोसिस कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि केमियोस्मोसिस हमने पहले फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था जो कि ATP के सिंथेसिस के लिए यूज़ हो रहा था। यहाँ पे भी वही मैकेनिज्म है, लेकिन वो केमियोस्मोसिस वहाँ पे जो था वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे हो रहा था, यहाँ पे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स पे हो रहा है। और पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स होती है इनर मेम्ब्रेन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल
फोल्डेड क्रिस्टल में मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो वॉल्स हैं उन पे ही उनके अक्रॉस प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है। उन पंपिंग में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि प्रोटॉन्स एनर्जी को स्टोर करते हैं, और जब वो वापस डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू लो टू हाई टू लो मूव करते हैं तो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है, और उस एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है केमियोस्मोसिस वाला जो फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था। आप फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने कम्प्लीटली केमियोस्मोसिस का पूरा प्रोसेस बताया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन कितनी हो रही है एक सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। मीन्स के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं हमारे पास। एनर्जी प्रोडक्शन के मॉलिक्यूल्स मेनली हैं क्या, एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, 4। ये एक्चुअली में हम देख रहे हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कितने एटीपी बनेंगे, कितने एनएडीएच बनेंगे और कितने एफएडीएच बनेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी और एनएडीएच ही बन रहे थे, 4 एटीपी के मॉलिक्यूल और 2 एनएडीएच के मॉलिक्यूल। ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड। अब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बने थे ना, तो हमने क्या करना है कि एटीपी इसमें कोई भी नहीं बनी थी, तो इसमें तो एटीपी का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। एनएडीएच इसमें एक बना था, एक पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन से, तो हमारे पास 2 पायरुविक एसिड बने थे ग्लूकोज से, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो एनएडीएच के मॉलिक्यूल कितने हो गए ग्लूकोज से, 2 ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में। नेक्स्ट वन जो था वो क्रेब्स साइकिल था। अब क्रेब्स साइकिल में क्या था कि एटीपी का एक मॉलिक्यूल बना एक पायरुवेट से, 2 से बने 2। एनएडीएच के 3 मॉलिक्यूल बने थे 1 से, और 2 से बने टोटल 6 मॉलिक्यूल्स। एफएडीएच का भी एक बना था 1 से, और 2 पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। और लास्ट जो स्टेप था इसका सेलुलर रेस्पिरेशन का, डेट वाज रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी चेन में एटीपी के मॉलिक्यूल्स बने हैं 3, एफएडीएच का कोई मॉलिक्यूल नहीं बना और एनएडीएच का भी कोई मॉलिक्यूल नहीं बना। अगर हम ओवरऑल प्रोसेस की बात करें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की पूरी सेलुलर रेस्पिरेशन के चारों स्टेप्स में मिला के, तो जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं दैट वाज 9 एटीपी मॉलिक्यूल्स। एनएडीएच के टोटल 10 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एफएडीएच के 2 मॉलिक्यूल्स। दैट इज़ द होल एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन 1 ग्लूकोज सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब कि एक ग्लूकोज की सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू कितने एटीपी बने, कितने एनएडीएच बने और कितने एफएडीएच के मॉलिक्यूल्स बने। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।